मसीह खुदावन के बाबरकत और जलाली नाम में मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को बहुत बहुत सलाम पहुँचे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमें यकीन है कि आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखते होंगे। इसका सबूत यही है नाजरीन कि इस वक्त हम आपके सामने मौजूद हैं और ज़बरदस्त प्रोग्राम लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच उन तमाम दोस्तों के लिए, उन तमाम अजीज़ों के लिए जो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमें कमेंट करते हैं, हमारी इस्लाह करते हैं, हमें सराहते हैं। उन सब के लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज का प्रोग्राम भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप नोटबुक और कलम लेकर बैठेंगे तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा जिसे आपको लिखने की ज़रूरत होगी। कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप भूल जाएं, और अगर नहीं लिया तो जल्दी से जाइए और लेकर आइए। इसी के साथ मैं सिस्टर मेहताब को वेलकम करती हूँ। सिस्टर, थैंक यू सो मच कि आप हमारे लिए वक्त निकालती हैं। मुझे पता है आप बहुत मसरूफ़ रहती हैं, मगर शुक्र है खुदावंद का कि इतने ज़बरदस्त खुदा के लोग मौजूद हैं जो खुदा से प्यार करते हैं और खुदा के कलाम को बांटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आपने मेरा इतना ज़्यादा शुक्रिया अदा कर दिया है। मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा वक्त तो आप लोग निकालते हैं ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए। जितना सर्च आप लोग करते हैं तो हमारे ख्याल में हमारे लिए तो बस एक सब कुछ तैयार किया हुआ पड़ा होता है, हम आते हैं बोलते हैं। सारी मेहनत आप लोगों की है और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मौका देते हैं लोगों को कि वो आए और जो खुदावंद ने उन्हें तोड़े दिए हैं वो दूसरों के साथ शेयर कर सके। मैं खुदावंद की निहायत शुक्रगुजार हूँ नाज़रीन के कभी कभी तो मुझे ढूंढना भी नहीं पड़ता और खुदा हमें वो लोग मुहैया कर देते हैं, क्योंकि हम हर रोज बिला नागा डिवोशन करते हैं और खुदा से दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें वही लोग मुहैया कीजिएगा जो ये बोझ रखते हैं कि खुदा के लोगों तक, खुदा की अवाम तक जो कलाम से दूर है या शायद उन तक कलाम नहीं पहुंचा, उन तक पहुंचाने के लिए वो अपने अंदर ख्वाहिश रखते हैं। खुदा हमें ऐसे लोग मुहैया करते हैं। आज मैं चाहूँगी कि अपने उन तमाम स्पीकर्स के लिए, उन तमाम खादमाओं के लिए, उन तमाम खादमों के लिए जो बहुत मसरूफ़ रहते हैं मगर फिर भी मुझे टाइम देते हैं, मेरे प्रोग्राम में आ चुके हैं, उन सब के लिए मैं थैंक यू करती हूँ कि आप सब यहाँ पर आते हैं और आप सब हमारे लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए बरकत का बाइस बनते हैं। जी सिस्टर, जिस तरह से हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी कि सिखाने का तरीका क्या है, किस तरीके से बच्चे को सिखाया जा सकता है या बच्चा किन किन तरीकों से सीख लेता है, तो मैं आज आपसे ये पूछना चाहूँगी इस प्रोग्राम में कि सिखाने के लिए वो कौन कौन से तरीके हैं, किस किस तरीके से सिखाया जा सकता है, कुछ इस हवाले से आज आप हमें ज़रूर बताएं। सिखाने के लिए सबसे पहले आपको खुद वैसा बनना पड़ता है। जैसे डॉक्टर को डॉक्टर ही सिखा सकता है। अगर आप चाहते हैं, कलाम में लिखा है कि अगर तू अपनी औलाद की अच्छी परवरिश करेगा तो वो बुढ़ापे में तेरे लिए करामत साबित होगी, तेरे लिए एक अच्छा फल होगा, फायदामंद होगा। मेरे लिए तो जो फायदा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपको फायदा होगा। जितनी अच्छी तरबियत आप अपनी औलाद की करेंगे उतने फायदामंद, उतने सुरखरू और उतने सुखी आप बुढ़ापे में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये खुदा ने जो भी चीजें दी गई हैं इसमें रूहानी तरक्की तो है, लेकिन वो दुनियावी रह के अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बच्चा जरूर उसी तरीके से, उसी ताबेदारी से पूरी करेगा। जिसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल है, जब खुदा यीशु मसीह जो हैं वो मसलूब हुए तो उस वक्त उन्होंने अपनी माँ के लिए चीज, एक माँ की जो होती है मोहब्बत होती है, उन्होंने कहा मैं तो जाता हूँ, ये जो खातून है जिसको मेरी माँ होने का शर्फ हासिल है, इसका क्या बनेगा। तो उसने अपने एक शागिर्द को कहा आज से तेरी माँ ये, आज से तेरा बेटा ये है। हक अदा कर देता है वो बेटा जिसकी तरबियत आपने अच्छे तरीके से की है और उसकी तरबियत के लिए वो सारे तरीके आपने किए हैं जो खुदावंद ने आपको कहे हैं। या अगर आप कलाम मुकद्दस को नहीं देख रहे तो चले दुनिया ने आपको कहे हैं, लेकिन असल रूट उसकी वहीं से आती है। तो आपके लिए ही है, आपने अपने लिए ही एक अच्छा बुढ़ापा, एक अच्छी जिंदगी का तसव्वुर कर सकते हैं। अगर आप अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करेंगे तो आपका बच्चा भी ड्यूटीज को फुलफिल करेगा। जबरदस्त। आपने पिछले प्रोग्राम में डबल पर्सनैलिटी की बात की, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर इसको देखा जाए साइंस की नज़र से तो आपका बच्चा एक वक्त में 2 पर्सनालिटीज को प्रैक्टिस कर रहा होता है। एक वक्त में वो बहुत अच्छा बच्चा होता है, एक वक्त में वो बहुत खतरनाक बच्चा होता है। और दोनों पर्सनालिटीज को मेंटेन करने के लिए वो जिस चीज का सहारा लेता है उसे हम कहते हैं झूठ।
फिर उसको आपके सामने अच्छा बनने की और दूसरी जगह खुद को मनवाने के लिए वो वहाँ पे वो चीज़ कर रहा होता है जो उसने ऑब्जर्व करके सीख के प्रैक्टिस की होती है, और वहाँ पे वो चीज़ कर रहा होता है जो आपने पैटर्न उसे दिया, बेटा तुमने ये नहीं करना, 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 वो चीज़ें वो कर रहा होता है। उन दोनों के बीच में जो गैप बनता है उसको मेंटेन करने के लिए कि अब्बू को मेरे स्कूल के चीज़ें ना पता चले और स्कूल वालों को मेरे अब्बू के बारे में ना पता चले, मेरे घर के बारे में ना पता चले कि मेरे घर में ये चीज़ मना है जो मैं स्कूल में कर रहा हूँ, या स्कूल में ये चीज़ मना है जो मैं घर में कर रहा हूँ। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए वो जिस चीज़ का सहारा लेता है वो झूठ है, और एक इंसान दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो आप अगर बच्चा अपनी पर्सनालिटी भूल जाता है, अपनी रियल पर्सनालिटी को वो भूल जाता है, वो कहीं, मैं समझूंगी ऐसे बच्चे खुद कंफ्यूज हो जाते जो ये समझ नहीं पाते कि मैं हूँ कौन। आया मैं वो हूँ जो मेरे घर में मुझे बनाया गया, या मैं वो हूँ जो मैंने अपने घर वालों से सीख के मैं बना। दो तरह की पर्सनालिटीज है। उसके घर में कहा जाता है आप चावल खाएं, लेकिन उसके अब्बू अगर कुछ और चीज़ पसंद करते हैं या वो खाते हुए देख लेता है तो वो उस वक्त तो ऑर्डर को फुलफिल करेगा, लेकिन बाहर जाके वो वही करेगा जो उसके फादर ने किया होता है। वो कहते हैं ट्राई तो करके देखूं एक बार इसमें क्या, और इस तरह उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। और मेरे ख्याल में आज की हमारी हकीकत है एक, बहुत सारे लोग इस चीज़ को अब उन्होंने उसको एनवायरनमेंट में ये करना शुरू कर दिया कि ठीक है ये प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, ये है। एक बच्चा प्रोफेशन में जा रहा है तो वहां पे उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, घर आ रहा है तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। इस तरह वो प्रैक्टिस करते करते 1-2 साल में 2 पर्सनालिटीज बनती जाएंगी। तो अगर वो वहां झूठ बोल रहा है, वहां झूठ नहीं बोल रहा, यहाँ पे बाप के डर से झूठ नहीं बोल रहा, वहां झूठ बोल रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता 2 पर्सनालिटीज में डेवलप होता जाएगा। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी एक होना ज़रूरी है। आप शहाना हैं, आप यहाँ पे भी वही शहाना है, आप घर पे भी वही शहाना है। आप अगर कहीं बाहर रोड पे जा रही हैं या कहीं पे भी ट्रिप पे जा रही हैं तो आप वही शहाना है। इसी तरह आप एक ही पर्सनैलिटी हैं, आपको वही बिहेवियर हर जगह रखना है। आपके बच्चे की भी एक पर्सनैलिटी होगी, वरना आपका बच्चा कंफ्यूज होगा बहुत सारी चीज़ों में। और ये उसी बात से मेरे ख्याल में काफ़ी वक्त मैंने इस पे ले लिया, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल, मैं आप जब बोल रही हैं तो मैं यही सोच रही हूँ कि वाकई ये तो हमने मतलब नज़र आ रहा है, हम देख रहे हैं, और शायद हम भी ऐसे ही हैं। शायद क्या मैं समझती हूँ कि आप ड्यूटी में एक डिफरेंट पर्सनालिटी होते हैं और घर जाके आप बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, और अगर आप खिदमत में हैं तो वहाँ तो आप पूछिए ही मत। सॉरी टू से नाज़रीन अगर आप में से किसी को बुरा लगे, मगर हकीकत यही है कि हम लोगों के सामने बहुत ज़्यादा कहना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले, शायद कलाम मुकद्दस को हमसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। हम हर एक बात पर जो है वो आँख बंद करके यकीन करके कर रहे होते हैं, मगर ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि हमारा जो अंदर है ना वो खुदा से बेहतर नहीं जानता, और हम अपने आप को बेहतर तौर पे जानते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है कि अगर आप यहाँ पर हूँ मैं, तो मुझे यहीं पर शहाना जो हूँ, मुझे घर पे भी वही शहाना होना है। मगर यहाँ पर मैं मजाक के तौर पे कि मैं घर पर माँ हूँ, यहाँ पर माँ नहीं बन सकती मैं। मगर आप जो बात कर रही है ना कि मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मेरे अंदर सच्चाई कितनी होनी चाहिए, और मैं किस तरह से चीज़ों को यहाँ पर कैसे मेंटेन करती हूँ, क्या घर में डिफरेंट हो, ये बिल्कुल बिल्कुल ये वाली बातें मैंने वैसे ही थोड़ा सा मजाक किया आपके साथ। मगर यहाँ पर नाज़रीन, अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अगर गुस्से वाले हैं घर पर बहुत शदीद, मगर आप ड्यूटी पे गुस्से वाले नहीं हैं, आपका गुस्सा वहाँ कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आप वहाँ काम करते हैं। तो अगर आप वहाँ पर हलीम हैं, फुरोतन हैं, मोहब्बत से बात करते हैं, तो प्लीज़ वो एटीट्यूड अपने घर पे भी रखिए। तो देखिए आपके घर का माहौल भी अच्छा होगा, और शायद कोई ये भी ना कहे ओहो डैडी आ गए हैं, ओहो हस्बैंड आ गए, ओहो ये आ गए, नहीं वही चुप हो जाओ, आपसे डर के लोग खामोश हो जाएं। तो मैं समझती हूँ कि ये मोहब्बत नहीं है। एक सवाल तो जो मेरे ख्याल में सबके समाज से गुजरा होगा, अक्सर उनके दोस्तों ने या माँ बाप, वहां पे तो तुम बड़े शरीफ लग रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। वहां पर तो तुम जैसे तुम्हारी जबान ही नहीं थी, ऐसा ही है। जी जी। तो ये मेरे ख्याल में हर किसी ने ये वाला सवाल सुना हुआ, जुमला बिल्कुल इस तरह के ये सुने हुए। जी प्लीज। और इसके अलावा फर्दर अब करते हैं कि अगर आप
वालिद हैं, वालदा हैं, अगर आप उस्ताद हैं, उस्ताद में आप रूहानी उस्ताद हैं या आप एक सोशल सर्कल में हैं, स्कूल्स में हैं, जिस तरह के भी हैं, तो आपको उस्ताद होने के लिए सबसे पहले अपनी ऑडियंस को पहचानना है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह है। जिस तरह की ऑडियंस होती थी उसी तरह का मसीह का बिहेवियर होता था। अगर हम पहाड़ी वाज देखें तो वहाँ पे सिर्फ उन्होंने बात करके ही बहुत सारे कन्विंस कर लिए लोगों को। कई जगह उन्हें मौज़ात करने पड़े, कई जगह वो तमसीलें दिया करते थे, कई जगह वो आपसे सवाल किया करते थे। आप उनके पास अगर कोई बात लेके जाते थे, कोई मसला लेके जाते थे, तो वो आपसे सवाल कर लेते थे, क्योंकि कहीं वो जानते थे कि ये जवाब इसको पता है लेकिन इसके अंदर से खोद के निकालना है मुझे, ये जवाब तक पहुंच जाएगा किसी ना किसी तरह, इसके अंदर है, बस इसको वहां तक पहुंचना है, तो बेहतर ये अपना दिमाग खुद इस्तेमाल करे। तो इस तरह के हम शायद इंसान है उस तरीके से मुकम्मल तौर पे तो ना बन सके, लेकिन सबसे पहले माँ का किरदार के माँ को पहचानना है कि उसका बच्चा कैसा है। कई होते हैं, अगर आपको म्यूजिक पसंद नहीं है, आपके बच्चे को म्यूजिक से लगाव है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं, आप उसका लर्निंग वे म्यूजिक के तरीके से करते हैं। जैसे मेरी बहन है, तो मेरे जो नेफ्यू है उसको म्यूजिक, पोएम, सॉन्ग्स और ये चीजें पसंद है, तो वो उससे जो भी बातें कर रही होती है वो गाते गाते कर रही होती है। जैसे आप ये उठो खाना खा लो, इस तरह से, मतलब छोटी छोटी चीजें दे रही होती। अच्छा, उसको वो चीज पसंद है, आप उसी तरीके से उससे कम्युनिकेट करना शुरू कर दें, ताकि आप उसको लर्निंग का कौन सा तरीका पसंद है, ये कंफर्ट जोन, वो किस चीज में कंफर्टेबल है बच्चा, उस चीज को फाइंड आउट करना है। आप यकीन करें, आपका बच्चा किसी ना किसी, कोई ना कोई ऐसी चीज होगा जिससे अट्रैक्ट हो रहा होगा। अगर आपका बच्चा टीवी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, तो आप उसको विजुअल चीजें ऐसी दिखाना शुरू कर दें। तो इस तरह से नॉर्मली हमारे पास होता है कि अगर आपको मुश्किल हो रही है कि आपका बच्चा किस तरह का लर्नर है, किस तरह का सीखने वाला है, तो हमारे पास जो आम तौर पे कहे जाते हैं वो है 7 तरह के सीखने वाले। एक तरह के वो है जिनको हम कहते हैं सोशलाइजिंग से वो सीखते हैं, सोशल सर्कल से वो सीखते हैं। वो अकेले बैठ के नहीं सीख सकते, अकेले बैठ के वो बोर हो जाते हैं या अपने लिए एक्टिविटीज नहीं ढूंढ पाते प्रॉपर, या उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो दोस्तों में बैठना, फैमिली में बैठना, मम्मी से बातें करते रहना, कहानियां सुनाते रहना, या पूरी फैमिली बैठी हुई है तो उनमें बैठ के वो ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से वो लर्निंग करते हैं। और इस तरह से हम अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह के दौर में सोशलाइजिंग बहुत की जाती थी, क्योंकि मिनिस्ट्री वर्क तो सोशलाइजिंग से है बिल्कुल। तो इन चीज़ों से सोशलाइजिंग करके लोग एक दूसरे से सीखते थे, एक दूसरे को खुद जो चीज़ें, जैसे हम यहाँ पे सोशलाइज कर रहे हैं, गो के हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें देख रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि आपकी मौजूदगी हमें महसूस हो रही है। हम जो भी अल्फाज अदा करते हैं, हम कोशिश करते हैं वो सिर्फ हम ही ना समझे, वो आपके लिए भी हो। तो ये सोशलाइजिंग है कि मैक्सिमम लोगों को वो उनके साथ इंटरेक्ट करके खुश होते हैं। तो वो मसीह के दौर का बेहतरीन है कि किस तरह से वो गैदरिंग करके, इवेंट करके, साथ पूरी कई हजार लोग उनके साथ मजमा मूव कर रहा होता था एक ही इंसान को सुनने के लिए, और वो सारे जो सुनने वाले थे वो सुनने से ही निजात पा रहे थे या सुनने से ही सीख रहे थे मसीह की बातें। दूसरे तरह के हमारे पास आ जाते वर्बल। एक तो सोशल है, आप उनको जितना भी बोलो वो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। समटाइम्स उनको सोशल सर्कल में बैठ के ज्यादा मजा आता है सीखने का। ट्रिप्स करके, स्कूल में गैदरिंग्स हो, मेला वगैरह हो, इवेंट्स हो, तो वो ज्यादा अच्छा सीखते हैं। फिर होते हैं हमारे पास वर्बल, जो प्रेजेंटेशन से या वर्बली चीजें सीख रहे होते हैं। मतलब इसमें यीशु मसीह जब हमें तमसीलें दिया करते थे, कहानियां बताया करते थे, या कोई वाकया जो था वो हमसे उनको बता रहे होते थे, तो वो उन चीज़ों से सीख रहे होते थे। उन चीज़ों वो इतने ध्यान से सुन रहे होते थे। जैसे पहाड़ी आवाज़ है हमारे पास, तो वो चीज़ भी सुन के वो उस चीज़ को अपने अंदर कंसीव कर रहे होते थे, अपने अंदर उसको बिठा रहे होते थे कि ये चीज़ अच्छा ऐसे हुई है, ऐसे हुई है, ऐसे हुई है। फिर हमारे पास आ जाते हैं विजुअल लर्नर्स। विजुअल लर्नर्स का एक बहुत प्रॉब्लम होता है, जब तक उनके सामने करके ना दिखाओ। अक्सर होता है, नहीं मामा आप ये करके दिखाएं, नहीं मुझे नहीं ऐसे समझ आया, आपने बोल दिया, मुझे करके दिखाएं। प्रैक्टिकल चाहिए उनको।
मामा ये लिख के दिखाएं, मामा इसको तय करके दिखाएं मुझे। तो वो विजुअल लर्नर्स होते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है, अगर आपने उनके लिए कोई वर्ड बोला है, जैसे टेबल बोला है, जब तक आप उनको टेबल की पिक्चर या चेयर की पिक्चर दिखाएंगे नहीं, वो वहां तक पहुंच नहीं सकेंगे। और ये विजुअल लर्नर्स जो होते हैं, ये ओवर थिंकर्स होते हैं, या अमूमन दिमाग में कहानियां बनाना, नॉवेल्स राइटर और ये जो जितने आपके हैं, ये विजुअल लर्नर्स होते हैं। इन्होंने विजुअलाइजिंग की पावर इनके पास बहुत होती है। जो चीजें हम देख नहीं रहे होते, ये दिमाग में उसको कहीं पूरा पिक्चराइज कर रहे होते हैं, पूरी मूवी बन चुकी हुई है। तो ये विजुअल लर्नर्स होते हैं, जिनके साथ आप अगर वर्बली बात करते जाए, उनको नहीं समझ आएगी जब तक उनके लिए दिखाएं ना। अच्छा, ये समझने वाली बात है वैसे कि अक्सर पेरेंट्स जो है ना, वो शायद इस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाते। वो सिर्फ एक अंदाजा लगाते हैं कि, और अगर कोई पहुंच भी जाए वहां तक, ऐसा नहीं कि सारे पेरेंट्स ऐसे ही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मगर मोस्टली जो मैंने देखा है कि वो इस नौयत से बच्चे को जज ही नहीं करते कि मेरा बच्चा सिर्फ सुनकर ही समझ रहा है, या उसको कुछ दिखा के कोई जिस बारे में हम बात करें, जैसे अभी आपने कहा कि हम वो चीज़ उसके सामने लाएं और बताएं कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर हमें अपने बच्चों की जो है ना मेंटालिटी का, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल का पता चल जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि वो बच्चे जो भी बहुत छोटे हैं और उनकी माओं को आज इस प्रोग्राम की वजह से पता चल जाता है कि हम अपने बच्चों की ऑब्जर्वेशन को कैसे जज कर सकते हैं। तो हर तरह के पॉइंट्स जिस तरह सिस्टर ने बताया है कि कौन कौन से तरीके हैं या बच्चा किन किन तरीकों से सीख लेता है, तो आपको ये तमाम तरीके पता होने चाहिए। और पता कैसे चलेंगे जब तक आप ये प्रोग्राम नहीं देखेंगे। तो इस प्रोग्राम को देखिए भी और अपने दूसरे जानने वालों तक जरूर पहुंचाइए ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। जी सिस्टर, इसके अलावा और कोई तरीका? इसमें जो आपने भी वालिदैन और बच्चों का जिक्र किया, बच्चों का कंपैरिजन नहीं करें। हो सकता है, मुश्किल बात कर दी आपने। अगर आपका बच्चा विजुअल लर्नर है, उसको जब तक आप चीज हाथ लगा के नहीं दिखाएंगे, बताएंगे नहीं ये स्क्वायर है, ये तकोन है, ये सर्कल है, ये क्या है शेप, या वो हाथ नहीं लगाएगा ठंडी कैसी होती, गर्म कैसी होती है। कुछ बच्चे वैसे ही देख के किसी को ऑब्जर्व करके कर ले, अच्छा ठंडा गर्म ऐसे, कुछ हाथ लगा के समझते हैं कि ठंडा गर्म ऐसे होता है। तो आप अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करें, क्योंकि हो सकता है आपका बच्चा उस तरीके से चीजें ना सीख सकता हो। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आप सिखा रहे हैं। इसके लिए एक छोटा सा मैं करूंगी कि हमारे संडे स्कूल्स में अगर टीचर आई है, उसने कोई भी कलाम मुकद्दस में से कोई भी एक वाकया लिया है, उनको बच्चों को सिखाया है, वो कहानी सुनाएगी, कुछ एक्शंस करेगी और वो चली जाएगी। फिर उसी कहानी से रिलेटेड सॉन्ग सुनाया जाता है, उसी कहानी से रिलेटेड आयत सुनाई जाती है। तो ये एक तरीके से आप काफी सारे ग्रुप को कैप्चर कर रहे होते हो। कुछ बच्चे सुनने से कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे एक्शन से कहानी पिक कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे गीत से कहानी पिक कर रहे होते हैं। कुछ बच्चों को गीत याद रह जाता है, कुछ को कहानी और कुछ को आयत। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स आपके पास आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल लर्नर्स, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। उनको जब तक लॉजिक समझ ना आए, वो उस चीज को मानने को तैयार नहीं होते। जैसे कि अगर आपने कहा कि ये गर्म है, वो कहेंगे ये क्यों गर्म है, ये किस तरह गर्म हुआ। वो उस चीज की तह तक पहुंचना चाहते हैं। अच्छा, ये आपने कह दिया ये कलर का बोल दिया, ये रेड है, ये क्यों रेड है, ये इस तरह क्यों है, ये उस तरह क्यों है। इस तरह की वो जब तक उनको लॉजिक समझ नहीं आता कि क्यों है, वो उस चीज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और वो यकीन नहीं करते हैं। और ऐसे पेरेंट्स को अक्सर ऐसे बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लॉजिक समझाना, क्योंकि मगर जब वो समझ जाते हैं ना अपने बच्चे को, तो वो शुरुआती वैसे करते हैं, कहते हैं इसको पहले से ही लॉजिक से समझा दे। जैसे चाय कैसे बनी, इसमें क्या क्या डाला, ये सब कैसे कैसे डाला आपने, क्यों डाला। इसमें लॉजिकल लर्नर्स के लिए एक मैं आपको बताऊं, कलाम मुकद्दस में से तूमा, जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया था, तो उसके बाद जब उनके जिंदा होने की खबर फैलना शुरू हो गई, उसका क्या था कि उसने क्या कहा, मैं यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं उन सुराख में जो उसके हाथ में हुए थे उंगली ना डाल लूं। ठीक है, वो लॉजिकल लर्नर था। उसका लॉजिक क्या था, मसीह सिर्फ वही हो सकता है जो मसलूब हुआ था और उसके हाथों में सुराख हुए थे, हर किसी के हाथों में सुराख नहीं मिलेंगे। उसका लॉजिक ये था, और लॉजिक उसका बिल्कुल वैलिड था।
कि कोई किसी और को मसीह ना बना के कर दे। मैं उंगली मतलब ऐसे ही उसको बदनाम किया हुआ है, जो अक्सर कहते हैं ना कि तो तुम माँ की जैसे हैं कि जब तक उंगली ना डालो यकीन नहीं आता। हालांकि उन्होंने उंगली नहीं डाली थी, मगर फिर भी खैर चले आगे ना। वो उनके लिए फिर कहा गया था कि बेहतर वो है जो देखे बगैर ईमान लाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनका मेंटल कैपेसिटी क्या थी या वो किस तरह के थे, वो लॉजिक, उनका लॉजिक ये था मसीह वही है जो मसलूब हो और उसके हाथों में सुराख। बिल्कुल, मसीह तो किसी को भी बना सकते हैं, हाथों में सुराख कैसे करेंगे? और ये सिर्फ एक ही पर्सनालिटी है जिनके हाथों में सुराख किए गए और जिनके बारे में दावा किया गया कि वो मसलूब होके जिंदा हुए, तो मसीह है तो हाथों में सुराख तो जाहिरी सी बात है होगी। तो ये उनका लॉजिक था कि ये लॉजिक फुलफिल होगा तो मैं बिलीव करूंगा, क्योंकि उनके लिए जस्टिफाइड स्टोरी यही थी। और जब ये चीज उन्होंने देखी तो उन्होंने इस बात पे यकीन कर लिया। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो सुन के चीज़ों को सीखते हैं या म्यूज़िक सुन के या चीज़ें सीख के। हमारे पास दाऊद की बहुत अच्छी मिसाल है। वो सिंग करके खुदा की प्रस्तश किया करता था, खुदा की जो बड़ाई थी वो बयान किया करता था। तो उनकी पर्सनैलिटी और समसून की पर्सनैलिटी देखे तो बिल्कुल अलग थी। अगर दाऊद की पर्सनैलिटी देखे या हम मूसा की या इब्राहिम की पर्सनैलिटी देखे तो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये सारी मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज थी। तो इन सब का वे ऑफ लर्निंग भी डिफरेंट था, तो ज़रूर इनका टीचर भी डिफरेंट ही रहा होगा। लेकिन असल में मखलूक का खालिक एक है, तो उसने ही ये सारे तरीके बताए हैं, क्योंकि मशीन उसने इजाद की है। इसके अलावा सिस्टर और कोई एग्जाम्पल आप बताएं बाइबल में से, जिस तरह भी आपने दो दी हैं। हमारे पास फिजिकल लर्नर्स में आ जाते हैं। फिजिकल लर्नर्स वो जो खुद प्रैक्टिकली उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, वो उस चीज़ को करते हैं और उससे सीखते हैं। इसमें हमारे पास है पतरस। जब यीशु मसीह पानी पे चल रहे थे तो उसने कहा मैंने भी चलना है, ठीक है। तो बाद में उसका थोड़ा सा ईमान डगमगा गया और वो फिर थोड़ा सा मसला हो गया, लेकिन वो पानी पे चला। उसने सीखा कि मसीह चल सकता है तो मैं भी ऐसे चल के सीखूंगा। तो वहां पे उसको प्रॉब्लम बताएगी, बेटा ईमान की कमी है थोड़ी सी, ईमान मजबूत कर लो, ये काम हो जाएगा। उसने फिजिकली उस चीज को सीखा, एक्सपेरिमेंट करके, खुद एक्सपेरिमेंट करके उस चीज को सीखा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सॉलिटरी लर्नर्स, जो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं और बिल्कुल बिल्कुल पुरसुकून एनवायरनमेंट में बैठ के उन्हें चीजें ज्यादा अच्छी समझ आती हैं। और हमारे पास ऐसे बच्चे होते हैं अमूमन उनको पसंद नहीं किया जाता, या उनके बारे में बहुत सारे कहते हैं अकेला रहता है, ये रहता है, वो रहता है, ऐसा है वैसा है। वो भी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनकी मेंटल कैपेसिटी होती है, वो जब तक पुरसुकून एनवायरनमें नहीं मिलेगी उन्हें, वो खुद प्रैक्टिकली उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो उनके लिए चीजें लर्न करना मुश्किल हो जाती हैं। तो फिर से मैं वही बात करूंगी, अपने बच्चों का कंपैरिजन मत करें। हो सकता है जिस टाइप का लर्नर आपके पास है वो दूसरे के पास नहीं हो। वो बच्चे ने वही सवाल या वही ABC गा के सीखी हो और आपका बच्चा कार्ड्स के थ्रू देख के आसानी से सीख सकता हो। फिर एक बच्चा वो है जिसको आप जमीन पे लिख लिख के सिखाते हो, एक बच्चा वो है जो सिर्फ सिंग करके सीख लेते, कुछ टीवी पे अल्फाबेट्स चल रहे होते हैं तो उनसे सीखता है। डिफरेंट टाइप के लर्निंग है। आपको सीखना है कि आपको अपने बच्चे को किस तरह सिखाना है। बच्चे सारे ही इंटेलिजेंट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात है। अभी आप जो बात करी थी ना सिस्टर की, कुछ बच्चे बिल्कुल पुरसुकून माहौल में पढ़ना पसंद करते हैं या सीखना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर मैं अपने बचपन की बात आपके साथ नाज़रीन शेयर करूंगी कि मैं भी जब स्टडी करती थी, स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा नॉटी थी। नॉटी अभी भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, मगर बचपन में बहुत ज़्यादा नॉटी थी। मगर वही बात जिस तरह आपने कही थी कि जो बच्चे शरारती होते हैं वो बहुत ज़हीन होते हैं, और ये एजाज़ मुझे भी हासिल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी मगर बहुत ज़्यादा ज़हीन थी। चीज़ों को डिस्कवर करना और प्रैक्टिकल करके उन चीज़ों को करना, और जो काम हो रहा है जब तक मैं वो काम खुद नहीं करती ना तब तक मुझे तसल्ली नहीं होती, ना ही मैं उसको सही से सीख पाती हूँ। मेरा शुमार उन बच्चों में होता है। मगर जब पढ़ाई का टाइम आता है, जब याद करने की बारी आती है, जब आपको वो चीज़ें अपने जहन में बिठाने की बारी आती है, तब मुझे वही वाली बात, सन्नाटा, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, और कोई ना हो, और अगर कोई है भी तो समझो कि नहीं है वो। तो मैं इस तरह के माहौल में, अब मैं अपनी इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने बारे में बेहतर जानती हूँ, मैं अपने बारे में आपको बता सकूँ। शायद आपका बच्चा भी वैसा ही हो, शायद आप सोचते हो कि मेरा बच्चा ये अकेले क्यों रहना पसंद कर रहा है, और बहन भाई भी हैं दूसरे, तो बिल्कुल ठीक है। तो आप समझे उसकी मेंटल सिचुएशन को, उसको अंडरस्टैंड करें। वही बात है कि वो तन्हाई में
और पुरसुकून माहौल में शायद ज़्यादा बेहतर तौर पर डिस्कवर कर सके। इसके अलावा सिस्टर कुछ और? इसमें मैं बताऊंगी, अक्सर जब मैं स्कूल में थी तो बच्चों की ट्रिप्स जाती थी, तो कुछ बच्चे ऐसे होते थे, वो 4-5 लड़कियों या लड़कों का ग्रुप एक साथ बैठ के हंसी मजाक कर रहा होता था। 1-2 बच्चे ऐसे होते थे जो टीचर के साथ साथ, टीचर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। कुछ बच्चे होते थे वो अपना लंच लेके आते थे, वो लंच या कुछ खाने पीने की तरफ ध्यान दे देते थे। कुछ बच्चे होते थे वो अकेले, अगर हम सी साइड पे गए, वो अकेले स्टिक पकड़ के ना ऐसे खोदते रहते थे, शायद कुछ निकल ही आएगा। क्योंकि वो आजकल टीवी पे भी बच्चे देखते हैं ना, कि वो अक्सर देखें आप, डिस्कवरी चैनल्स हैं या दूसरे ऐसे चैनल्स जहाँ पर दिखाते हैं कि ये हमने खोदा तो ये निकला, तो वो बच्चों के जहन में वही बात है ना, बच्चे ने तो देख लिया, अब उसको एक्सपेरिमेंट करना है और उसको वो मौका मिल जाता है तो वो जरूर वो काम करता है। इस ऐसे ही कुछ? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो वो वहां पे यही खोज रहा होता है कि उसकी क्यूरियोसिटी लेवल इतना हाई होता है कि उसको एनवायरनमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। लेकिन अगर आप पर्सनली जाके उससे बोलेंगे बेटा ये क्या कर रहे हो, तो शायद वो एकदम से शाय हो जाए या हेजिटेट कर जाए। लेकिन जब वो मगन होकर करता है तो कोई ना कोई चीज डिस्कवर जरूर कर लेते हैं। हमारे मोस्टली जो साइंटिस्ट बड़े बड़े हैं, तो उनके बारे में यही है कि वो ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते थे। कहीं की तो अपनी जो शरीके हाथ थी उनके साथ भी ज्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। अपने बच्चों का कंपैरिजन मत करें। अगर आपका बच्चा किसी चीज में वीक है या वो समझ नहीं पा रहा, तो ये आपको समझने की जरूरत है कि आपको उसको कौन सा तरीके से समझाना है या वो किस तरीके से आसानी से समझ सकता है। बच्चों का मेंटल लेवल वो भी आप ही ने किया होता है। अगर आपने उनको पैदाइश से पहले एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया होता है, हेल्दी एनवायरनमेंट दिया होता है, मदर हेल्दी है मेंटली और फिजिकली तौर पे, तो बच्चा नेचुरली इवेंचुअली हेल्दी ही होगा। अब उसका लर्निंग प्रोसेस है तो उसमें भी आपको बेस्ट टीचर और एनवायरनमेंट भी ऐसी रखनी है कि बच्चा हेल्दी हो मेंटली भी और एक कारामद फर्द बन सके। यहाँ पर नाज़रीन, आखिर में ज़रूर मैं ये कहूँगी कि ज़बरदस्त बात है कि हम बच्चे को आज़ादी के साथ जीने का हक दें और हम उसे अपनी चीज़ें सिखाने से पहले उसके माइंड को पढ़ना सीखें कि हमारा बच्चा असल में किस तरह से बढ़ रहा है, उसके जहन की क्या सेहत है, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहता है। आप अपनी मर्जी भी ज़रूर कीजिए, मगर उसकी मर्जी को भी जानिए, उसके जहन की कैपेसिटी को जानिए और उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल को पहचानिए। इसी दुआ के साथ कि खुदा करे कि हम ऐसे पेरेंट्स बन सकें जिस तौर पर खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई बातों के साथ, नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।